Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Long Man New Images, a comprehensive course in English for Class 4th. Chapter 11 today we will be doing, and the name of the chapter is The March to Dandi. The theme of this chapter is Peace and Harmony. Before starting, let us look at the word for today, that is tax. As a verb, it refers to overly burdening something, especially with work or a task. बेसिकली किसी को ओवरली बर्डन करना, ज़रूरत से ज़्यादा उस पर बर्डन डाल देना, चाहे वो किसी काम का हो या किसी टास्क का हो. The cross connect of the word is tax is a payment made by the people of a country to their government. आप टैक्स एक ऐसा पेमेंट होता है जो आप अपने कंट्री की गवर्नमेंट को पे करते हो. जिस भी कंट्री में आप रहते हो, आप वहाँ के सिटीज़न माने जाते हैं, एंड एज अ सिटीज़न आपको अपनी गवर्नमेंट को एक अमाउंट पे करना होता है, दैट इज़ टैक्स. लेट अस रीड हाउ महात्मा गांधी रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने अपनी आवाज़ इनजस्टिस के लिए कैसे उठाई, किस तरीके से उठाई. On 31st of January 1930, Mahatma Gandhi wrote a letter to Lord Irwin, the Viceroy of India. Viceroy is a person sent by a king or a queen to govern a country. बेसिकली ब्रिटिशर्स के पास इतना टाइम नहीं होता था कि खुद आके वो इंडिया को गवर्न करें, तो वो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स को वाइसरॉय बोला जाता था. जो इंडिया को गवर्न करने आए थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन. He pointed out many unfair and unjust things the British were doing to Indians. महात्मा गांधी ने ये जो लेटर लिखा, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में लिखा जो कि अनफेयर थी और अनजस्ट थी. अनजस्ट का मतलब मॉरली इनकरेक्ट, विच वॉज नॉट राइट. शायद महात्मा गांधी को ऐसा लगा होगा कि लॉर्ड इरविन को नहीं पता, तो वो उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते थे. One of them concerned salt. बहुत से अनजस्टिस हुए हैं हमारे साथ, लेकिन उनमें से इन्होंने एक के बारे में बताया, that is salt. The British had taken control of salt factories all over India. ब्रिटिशर्स ने सारे इंडिया में जितनी भी सॉल्ट फैक्ट्रीज थी सभी पे अपना कंट्रोल ले लिया था. Salt is an important ingredient in your food without which you cannot eat it. सो ये तो डेली चाहिए. Indians were no longer allowed to make their own salt and were forced to buy it from the British. Indians को ये अलाउ ही नहीं था कि वो खुद से सॉल्ट बना सकें, मजबूरन उन्हें ब्रिटिशर्स से खरीदना पड़ रहा था. The Britishers had also imposed a tax on salt, making it very expensive. ब्रिटिशर्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी. उन्होंने एक और टैक्स इम्पोज कर दिया. इम्पोज का मतलब इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ. बेसिकली अब इस लॉ के अंदर आपको सॉल्ट ख़रीदना है तो टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया था, एक्सपेंसिव हो गया था. दिस मेड महात्मा गांधी वेरी एंग्री. इसी सारी चीज़ों के चलते महात्मा गांधी काफ़ी गुस्से में थे. In his letter, he asked Lord Irwin to accept the justified demands that he had made on behalf of the people of the country. देश के लोगों के लिए किसी एक को आवाज़ उठानी थी, और इंडिया के लिए वो आवाज़ थी महात्मा गांधी की. उन्होंने अपने लेटर में लॉर्ड इरविन को बोला था कि हमारी जो जस्टिफाइड डिमांड्स हैं आपको उन्हें पूरा करना पड़ेगा. जस्टिफाइड मीन्स हैविंग अ वैलिड रीज़न. हमारे पास सारे रीजंस हैं हमारी डिमांड्स के बारे में, लॉजिकल रीजंस हैं, तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. इफ़ नॉट, ही सेड ही वुड ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड एनकरेज ऑल इंडियंस टू डू द सेम. लॉर्ड इरविन रिफ्यूज्ड. महात्मा गांधी ने रिक्वेस्ट के नाम पर एक धमकी दी थी कि या तो आप शराफत से मान जाओ या फिर हम इस सॉल्ट लॉ को अब तोड़ने वाले हैं, और बाकी इंडियंस को भी हम एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप भी इस सॉल्ट लॉ को तोड़ दो. लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें मना कर दिया. अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप. हज़ारों मील की ये जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू हुई थी. सो गांधी जी इनिशिएटेड द डांडी मार्च. इनिशिएटेड का मतलब शुरू करना, और गांधी जी ने डांडी मार्च की शुरुआत की थी.
he decided to walk from Sabarmati Ashram in Ahmedabad, where he lived, to a small coastal town in Gujarat, 384 kilometers away, called Dandi. उन्होंने अपनी इस वॉक की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से करी, जहाँ पर वो रहते थे। ये आश्रम गुजरात से 384 किलोमीटर्स दूर तक जाने का एक सफ़र था टुवर्ड्स डांडी। ये जो साबरमती आश्रम है ये एक छोटा सा कोस्टल टाउन था गुजरात में। कोस्टल मीन्स नियर अ कोस्ट। कोस्ट होता है समुद्र के पास का जो लैंड होता है, दैट इज़ द कोस्ट। In Dandi, the Arabian Sea left large deposits of salt crystals on the shore. शोर का मतलब होता है किनारा। वेस्ट की साइड में आता है गुजरात एंड उसी साइड पर फ्लो करती है अरेबियन सी। अरेबियन सी ने सी के अंदर से वेव्स आती हैं, वेव्स लैंड से टकराती हैं और टकरा के उन खूब सारा सॉल्ट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट्स मीन्स a layer of accumulated matter, and that matter is salt crystals. Gandhiji planned to pick up the salt to symbolize to the world that Indians could make their own salt and sell it too. गांधी जी ने ये प्लान करा था कि वो यहाँ से सॉल्ट उठाएंगे। सॉल्ट उठाना एक सिंबलाइजेशन होगा, एक रिप्रेजेंटेशन होगा कि इंडियंस अपना सॉल्ट खुद बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इंडियंस वुड नॉट पे अनफेयर टैक्सेस एनी मोर। अब इंडियंस अनफेयर टैक्सेस पे नहीं करने वाले हैं। ऑन 12th of March 1930, गांधी जी एंड 78 others set out on the long journey. 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी और उनके साथ उन्हें सपोर्ट करने वाले 78 दूसरे लोग भी थे, वो इस जर्नी पर निकले। कौन सी जर्नी? टुवर्ड्स डांडी, नमक बनाने की ये जो जर्नी थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट बिलीव दैट द मार्चर्स वुड बी एबल टू वॉक सो फार एंड हेंस डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप देम। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो ये बिलीव ही नहीं कर पाए कि ये जो मार्चर्स हैं, यानी कि ये जो लोग हैं जो मार्च कर रहे हैं, ये अपनी इस जर्नी को कंप्लीट भी कर पाएंगे, और इस वजह से उन्होंने कोशिश ही नहीं करी इन्हें रोकने के लिए। इन फैक्ट द ब्रिटिश लुक्ड अपॉन द होल आइडिया एज अ जोक। ब्रिटिशर्स ने इसे मजाक समझा कि गांधी जी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, कोई नया बदलाव नहीं ला पाएंगे। सम इंडियंस लाफ्ड एट गांधी जी टू। कुछ इंडियंस भी ऐसे थे जो महात्मा गांधी के इस डांडी मार्च को लेकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन पे हंस रहे थे। बट ही डिड नॉट केयर। लेकिन महात्मा गांधी ने किसी भी चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दिया। द ग्रुप केप्ट मार्चिंग। और जो इनका ग्रुप था, ग्रुप विद 78 पीपल, इन्होंने अपनी मार्च जारी रखी, उसे नहीं रोका। गांधी जी वॉज 61 years old, but he walked very fast and the others had to run to keep pace with him. गांधी जी होने में तो 61 years के थे, बूढ़े थे, लेकिन फिर भी वो बहुत फास्ट चलते थे और उनके साथ लोगों को भागना पड़ता था, तब जाके वो उनसे कदम मिला सकते थे। The marchers put their best foot forward. They passed through many villages and towns. People greeted them with great excitement. सभी लोग जितने भी मार्चर्स थे खूब मोटिवेट होकर वो महात्मा गांधी जी के साथ चल रहे थे। बहुत से अलग अलग विलेजेस और टाउन्स से निकले जहाँ पर लोग उन्हें मिल रहे थे, उन्हें ग्रीट कर रहे थे एक्साइटमेंट के साथ। फ्लावर्स, गार्लैंड्स एंड स्ट्रीमर्स वर यूज्ड टू डेकोरेट द स्ट्रीट्स। फ्लावर्स होते हैं फूल, गार्लैंड्स होती हैं माला, एंड स्ट्रीमर्स आर द लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन। बर्थडेज पर हम कलरफुल रिबन्स लगाते हैं, तो ऐसे ही लॉन्ग स्ट्रिप्स होती हैं जिससे स्ट्रीट्स को डेकोरेट किया जाता है। चिल्ड्रन क्लाइम्ड अप ऑन ट्रीज टू कीप अ लुक आउट। बच्चे पेड़ों पर चढ़ रहे थे और इन मार्चर्स का इंतज़ार कर रहे थे। As soon as one of them spotted the marchers, he would shout, I see them. जैसे ही एक भी बच्चा मार्चर्स को देख लेता, वो वहीं से चिल्लाता कि मैं उन्हें देख सकता हूँ। They would run to inform their families.
और वो भागकर अपनी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करने जाते। The marchers would greet the people who had gathered and then continue the march. Marchers जितने भी लोग उनसे मिलने आते थे उन सभी से अच्छे से मिलते थे और उसके बाद अपनी मार्च को कंटिन्यू कर देते थे। Sometimes they would stop to eat and rest. बीच बीच में खाना खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए वो रुक भी जाते थे। Everyone was greatly interested in the outcome of the Dandi March, and newspapers kept the public informed about its progress. Outcome means end result. सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कंक्लूजन जानने के लिए कि दांडी मार्च का एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है। न्यूज़पेपर्स भी टाइम टू टाइम पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं प्रोग्रेस के बारे में कि दांडी मार्च कहाँ तक पहुँची है, लोग कौन सी टाउन में हैं, कौन सी सिटी में पहुँचे हैं। द मार्चर्स हैड टू क्रॉस द माही रिवर ऑन देयर वे टू दांडी। अब एक वक्त ऐसा आया जब दांडी पहुँचने के लिए उन्हें माही रिवर को क्रॉस करना था एंड उस टाइम पर उनके पास कोई बोट अवेलेबल नहीं थी कि उन्हें एक साइड से उठाए और दूसरी साइड पर पहुँचा दे। When they reached the river, they saw it was too deep to wade across. Wade means to walk with effort through water. वहाँ पहुँच के लोगों ने देखा पानी बहुत गहरा था, हम चलकर तो नहीं जा सकते, सब डिस्करेज हो रहे हैं, सबका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है। गांधी जी wasn't discouraged. गांधी जी का कॉन्फिडेंस तभी भी ख़त्म नहीं हुआ। He led the people to a place where the water was shallow. Shallow means जहाँ पर पानी कम था। गांधी जी लोगों को वहाँ पर लेकर गए। After 2.5 hours of stumbling and slipping in knee-deep water and slush, the marchers reached the other side. Stumbling means tripping or losing one's balance while walking, and slush means muddy water or soft mud. जो लोग थे 2.5 hours तक उस पानी में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, गिर रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कोशिश करी एंड फाइनली 2.5 hours लगे बट वो माही रिवर को क्रॉस करके दूसरी साइड पहुंच गए थे। They reached Dandi late in the evening of 5th April, less than a month after they had set out. एक महीना भी नहीं लगा, उससे भी कम टाइम में वो अपनी डेस्टिनेशन यानी कि दांडी पहुंच गए थे। The next morning, Mahatma Gandhi walked to the Arabian Sea, bent down and picked up a lump of salt. It was a historic moment in India's struggle for independence. अगले दिन महात्मा गांधी अरेबियन सी के पास गए, नीचे झुके और अपने हाथ में एक लंप ऑफ सॉल्ट लिया यानी कि नमक का एक गट्ठर उठा लिया। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है इंडिया के स्ट्रगल में टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए बहुत से स्ट्रगल्स हुए थे एंड ये भी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस है जिसकी वजह से लोग मोटिवेट हुए थे, यूनाइट हुए थे। So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubts, you can write me in the comment section below. If you want to contact me, my email ID is provided in the description box. Thank you so much. Keep watching.